So organisms का flow chart देख रहे हैं. These are the living beings. We are discussing environment chapter. In that there are three categories of living beings: producers, consumers, and decomposers. Producers are those that are green plants which prepare their own food. You can see plants देखा रखे हैं आपको first slide में. And animals also, you are aware that animals are consumers. So plants हुए, green algae हुए, आप देख रहे हो तालाब में बहुत सारे हरे कलर ने पूरे तालाब को घेर रखा है, पूरा स्प्रेड हो रखी है, दैट इज ब्लू ग्रीन algae. And now the category of consumers, जो consumers हैं वो तीन तरीके के हैं. They can be herbivores, they can be carnivores, omnivores. तो herbivores eat only plants, herbivores सिर्फ plants खाते हैं. एंड कार्निवोर जो होते हैं वो दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं, फ्लैश ईटिंग, और प्लांट्स को भी खा सकते हैं, वो ओमनिवोर्स होते हैं. तो ये दूसरी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हो गए. देन अब हम ये देखते हैं कि मैन का इमेज दिखा रखा है क्रो का, तो ये कैन ईट बोथ, दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एक चेन में अपने आप का रिलेशनशिप सेट करते हैं, जैसे कि पौधे हैं. तो ये एक फूड चेन का डायग्राम आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि प्लांट्स हैं, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को एक हॉक ने खाया. तो जहां पर प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हो गए, सेकंड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स हो गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल ग्रास ऑपर हो गया, देन थर्ड फ्रॉग हो गया, देन फोर्थ नंबर पे आ रहा है स्नेक, एंड देन स्नेक को खाने वाला हॉक हो गया. ग्रास ऑपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फर्स्ट ऑर्डर का कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाता है. फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि ग्रास ऑपर को खा रहा है, एंड स्नेक टर्शरी कंज्यूमर है थर्ड ऑर्डर का जो कि फ्रॉग को खा रहा है. और हॉक टॉप कंज्यूमर है जो किसी और के द्वारा नहीं खाया जाता, जब वो मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकते हैं. प्रोड्यूसर्स हमें हमेशा फूड देते हैं और फल और ये सब देते हैं, बट जब कंज्यूमर्स भी डेड हो जाते हैं या कोई एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो फिर वो उनको वापस से मिनरलाइज करना, डिकम्पोज करना किनका काम है? थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, डिकम्पोजर्स का. ठीक है. तो बैक्टीरिया, फंगस और वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े जो किसी के डेड मटेरियल को, शव को मिट्टी में मिलाते हैं, उस उनको डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. ठीक है. क्लीन अप करना उनका काम होता है. डिकम्पोजर्स क्लीन अप करते हैं, डेड मटेरियल को खत्म करते हैं, सॉइल में वापस रिसाइकल करते हैं. फूड चेन क्या है? यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो फूड चेन की. द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द वन ऑफ ऑन वन अनदर. तो एक चेन में सीरीज है, एक सीरीज है मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिज्म की एक चेन है जिसमें पुराना ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है. तो ये फूड चेन हो गया. देन आपका आ गया, यहाँ पर तीन फूड चेन्स आपको दिख रही हैं इमेज में, प्लांट्स, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक की. देन सेकेंड नंबर में प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर ने लॉइन, डियर लॉइन के द्वारा खाया गया. ये आपका एक कार्निवोर फूड चेन हो गया. लास्ट में आप एक एक्वेटिक फूड चेन देख रहे हो, पानी में एल्गे जो ग्रो हो रही है उसको इंसेक्ट खा रहा है, एक्वेटिक इंसेक्ट खा रहा है, फिर एक्वेटिक इंसेक्ट को फिश खा रही है, और फिर फिश को बर्ड खा रही है. तो इस तरीके से आप ये वाली फूड चेन भी देख रहे हो. फूड वेब एक जाल जैसा नेटवर्क है जिसमें कई सारी फूड चेन आपस में लिंक्ड है, तो इसको फूड वेब कहा गया है. फूड वेब का डायग्राम आपने देख लिया. इट इज द इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन. नाउ ट्रॉफिक लेवल्स, तो आप किसी भी फूड चेन में देखोगे तो स्टेप्स जो भी उस फूड चेन में होते हैं या जो भी मेंबर्स उस फूड चेन के होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर होता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर होता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एक टर्शरी कंज्यूमर होता है. तब आप इसको एक पिरामिड के फॉर्म में भी बना सकते हो. एक आप ट्राइंगल सा बनाओगे, फिर नीचे आप उसका सबसे पहला बेस बनाओगे तो उसमें आप लिख रहे हो प्रोड्यूसर. देन सेकंड स्लैब आप बना रहे हो तो प्रोड्यूसर्स किसने खाया? हर्बीवोर ने. हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने. कार्निवोर को किसने खाया? टॉप कार्निवोर ने. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ट्रॉफिक लेवल्स हो गए आपके आपके इसमें फूड चेन को आप इस फॉर्म में भी बना सकते हो. फिर आप फूड चेन ड्रॉ करने की जगह नाम लिख के बता सकते हो कि प्लांट एरो लिखो, डालोगे, फिर डियर लिखोगे, डियर, फिर एरो डालोगे, फिर लॉइन लिखोगे. तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में फूड चेन आप बना सकते हो.
और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इमेजिनरी मतलब स्केलेटल डायग्राम भी बना सकते हो। प्लांट बनाया आपने, एरो डाला, फिर डियर जैसा आपने फोर लेगेड एनिमल बना दिया, फिर आपने लॉयन बना दिया थोड़ा सा फेरोशियस टाइप में। तो इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है बच्चे को किस तरीके से आता है। देन आप ये देखते हो कि फूड जैसे फ्लो हो रहा है, फूड की वजह से एनर्जी फ्लो भी हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो प्रोड्यूसर्स अपनी ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर वाले ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स अपनी एनर्जी को किसको दे रहे हैं? हर्बीवोर को दे रहे हैं। हर्बीवोर अपनी एनर्जी को कार्निवोर को दे रहा है। और फिर जब कार्निवोर यानी कार्निवोर उसकी अपनी एनर्जी सारी हर्बीवोर को खा के ले रहा है। तो जब वो भी खाना जो भी खाना खाते हैं, जैसे डियर ने मतलब घास खाई, तो घास की जितनी भी एनर्जी थी वो डियर में आई, पर डियर से जब वो नेक्स्ट लेवल में जाएगी तो सिर्फ डियर के शरीर की 10% एनर्जी ही लॉइन में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो फूड खाता है उसको वो खुद के बॉडी को ग्रो करने में भी यूज करता है। तो किसी भी एट एनी लेवल द 10% एनर्जी ओनली गोज टू द नेक्स्ट लेवल। एंड ये फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर के एक ही रास्ता है उसका जाने का, वापस मुड़कर नहीं आ सकता। तो फ्लो हमेशा पौधों से आगे के ऑर्गेनिजम्स तक जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी अल्टीमेट सोर्स, सन अल्टीमेट सोर्स है, एंड देन डियर है, एंड देन लॉइन है। फ्लो ऑफ एनर्जी 1% सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है, और वो प्लांट्स लेते हैं। प्लांट इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट बाय प्लांट सराउंडिंग, रेस्ट इज शेयर्ड इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। सो कुछ एनर्जी लॉस्ट भी करते हैं, हीट लॉस होता है हर एक के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ करने में, रेस्पिरेशन करने में, हीट लॉस करने में 90% एनर्जी खत्म हो जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल तक जाती है। तो दिस इज 10% लॉ। ये इकोसिस्टम का 10% लॉ होता है, इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में हमेशा आता है व्हाट इज 10% लॉ। तो 10% law states that 90% energy at each level is lost as respiratory loss or heat loss, and at every level only 10% of the energy goes to the next level. जैसे अगर हम 1000 जूल से शुरू करें, तो 10,000 जूल से शुरू करें, 10,000 जूल अगर ग्रास ऑपर में है, तो नेक्स्ट लेवल आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे कि 10,000 से फ्रॉग में कितनी आई? 1000 जूल एनर्जी आई। फिर फ्रॉग से स्नेक में कितनी आई? 100 जूल एनर्जी आई। फिर स्नेक से हॉक में कितनी आई लास्ट में? 10 जूल। तो 10-10% एनर्जी ही आगे जा रही है, तो इसको 10% लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो 10% लॉ से होता है एक सिस्टम में, ये याद रखना है आपको। इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, बीच में एक फूड चेन बना दें और फिर उसमें गैप दे दें, या बोल दें कि ग्रास हॉपर लेवल पे 10,000 जूल है, तो बताओ स्नेक लेवल पे कितनी आएगी। तो आप आगे जाते जाते 10% उसमें से आगे लेते जाओगे, तो 10,000 से फ्रॉग में आएगी 1000, फिर फ्रॉग से स्नेक में आएगी 100 जूल, और फिर स्नेक से हॉक में आएगी 10 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा कि स्नेक में 100 जूल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड नाउ क्योंकि एनर्जी आगे जाते जाते कम होती जा रही है, इस वजह से किसी भी फूड चेन में सिर्फ 2-3 लेवल्स ही होते हैं। फूड चेन इनफाइनाइट नहीं चल सकती, बिकॉज एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इट्स गोइंग ऑन 10% ओनली इट्स पासिंग। तो एक लिमिट तक ही फूड चेन में 3-4 लेवल होते हैं, और उसके बाद लेवल्स नहीं होते। तो लॉइन की और यही रीजन है कि हमेशा ऊपर वाले लेवल्स पे कम जानवर होते हैं, नीचे वाले लेवल्स पे ज्यादा जानवर होते हैं, क्योंकि एनर्जी को सस्टेन करने के लिए नीचे के ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज्यादा होता है। और किसी जंगल में 70 शेर या 100 शेर होते हैं, और वो पूरे जंगल के अलग अलग 20-20 किलोमीटर एरिया, 25-25 किलोमीटर एरिया के जोन में वो रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। नाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आप देख रहे हो फार्मर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड अपने खेत में डाल रहा है मशीन से। तो पेस्टिसाइड हार्मफुल भी हैं, ये ऐसे केमिकल्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, एग्जांपल डीडीटी।
तो ये बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन्हें कोई एंजाइम्स खत्म नहीं कर सकती, इस वजह से इनका अमाउंट फसल में आने के बाद फूड चेन में आगे जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि मान लो आपका प्लांट में एक्स लेवल का कोई डीडीटी छिड़का, फिर जब वो इंसेक्ट में आएगा तो 2x हो जाएगा, फिर जब वो फ्रॉग में आएगा तो 3x हो जाएगा, फिर स्नेक में आएगा तो 4x हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, और जब उसके टॉप प्रेडेटर में 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि फूड चेन्स में जो अमाउंट ऑफ डीडीटी होता है वो बढ़ता जाता है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा हो गया, एज वी मूव टू हायर ट्रॉफिक लेवल मोर हार्मफुल केमिकल्स आर एक्यूमुलेटेड विद ईच सक्सेसिव लेवल। इकोसिस्टम पॉन्ड की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होगा। अब पॉन्ड में भी एक्वेटिक पौधे होते हैं, अगर मान लो सरफेस रन ऑफ हो गया, खेतों से डीडीटी बहकर किसी तालाब में आ गया, तो तालाब के पौधों में आएगा, फिर तालाब के पौधों से छोटी मछलियों में, फिर बड़ी मछलियों में, और फिर वो क्या होगा, जब डिकम्पोज होंगी तो वापस मिट्टी में। तो इस तरीके से इकोसिस्टम पॉन्ड में भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखा जाता है। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है कि एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ मिलकर म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड होकर लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम बनाती हैं जो आगे तक चल सके। तो इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स which work together with mutual dependence to sustain a long lasting life. Now garden भी एक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम में मैन मेड और आर्टिफिशियल दो टाइप्स के हो गए। एवरी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, एवरी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का जरूरी होता है। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर खतरा होगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, खत्म भी हो सकता है। अब इन्वायरमेंट पे कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे वेस्ट का इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट चल रहा है कि हाउस होल्ड वेस्ट हो, किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट, पॉली बैग्स, मेटल, ये सब तरह तरह के वेस्ट हैं, आप इमेजेस देख रहे हो, ठीक है, अपने स्क्रीन पे। सीवेज वेस्ट है, तो सीवेज वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, कमर्शियल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप्स एंड हॉस्पिटल। तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपको दिखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है बहुत ज़्यादा कहीं कहीं। तो वेस्ट दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो स्लाइड में, पेपर, कॉटन, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये ऑर्गेनिक नेचर का है। पेपर पल्प से बनता है जो कि पेड़ से आती है। कॉटन भी, कॉटन का भी कपास का पौधा होता है जिसमें रुई बनती है, कॉटन बनती है। तो इसमें वेजिटेबल वेस्ट एक तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म से आएगा वो वेस्ट ऑर्गेनिक होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा। तो उसके लिए कुछ ऐसी एंजाइम्स होंगी जो उसे खत्म कर सकती हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा, ग्लास मटेरियल्स हुए, प्लास्टिक्स हुए, डिटर्जेंट हुए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इनको कोई भी खत्म नहीं कर पाता, 1 महीने के बाद चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, ये ऐसे ही रहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इतनी तरह तरह के वेस्ट को एक किसी गड्ढे में डालें, वेजिटेबल वेस्ट, पेपर वेस्ट, मेटल कैंस, ग्लास, प्लास्टिक, यहाँ डायग्राम में क्या देख रहे हो, अगर हम मिट्टी के गड्ढे में इन सब चीज़ों को डालेंगे तो कौन सी चीज़ें डिग्रेड हो जाएंगी, कौन सी बच जाएंगी, प्लास्टिक बच जाएगी क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, मेटल कैंस बच जाएंगी, ग्लास बच जाएगा, ग्लास का कुछ भी नहीं होगा। और वेजिटेबल वेस्ट, पेपर वेस्ट क्या, डिकम्पोज हो जाएंगे, टी के पैकेट्स, टी बैग्स, ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो वेस्ट दो तरीके का हो गया, इसीलिए क्योंकि डिकम्पोज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इंजाइम से डिग्रेड हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गेट डिग्रेडेड बाय द इंजाइम, डिकम्पोज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय एनीथिंग। सो आप इस तरीके से वेस्ट का भी, तो वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक है उसे रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास है तो ग्लास को भी रिसाइकल किया जा सकता है, करते ही है। पुराने प्लास्टिक के कैंस, बॉटल्स, बड़ी बड़ी शैम्पू के डब्बे, ये सब अगर हम बचा के रखते रहे तो हम किसी रैग पिकर को या कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, तो दे कैन सेल देम टू द फैक्ट्रीज, वो उनको रिसाइकल फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं, फिर वहां जाके प्लास्टिक रिसाइकल करी जाती है। ऐसे ही जो हमारा यूज्ड पेपर होता है, रफ कॉपीज,
बनाने के लिए उससे नया पेपर बनाया जाता है। तो जो भी हमने रिटन पेपर हमने वेस्ट भेजा मतलब हम आउटपुट दे रहे हैं, वेस्ट रिलीज कर रहे हैं अपने घर से, कॉपीज, यूज्ड कॉपीज, तो ये सब हम जब बेचते हैं किसी भी कबाड़ी वाले को, तो वो भी पेपर इंडस्ट्री में दे देता है। जहाँ रिसाइकलिंग होती है तो वहां पर रिसाइकल कर देते हैं इस पेपर को। ऐसे ही ग्लास, हम कांच की बॉटल्स भी देते हैं उसको, तो कांच भी अपनी कांच की फैक्ट्री में बेच दिया जाता है, फिर वहां पर रिसाइकल करके दोबारा से उसे मोल्ड मोल्ड में डालकर नई बॉटल्स और नए ये सब चीजें पिघलाकर बना दी जाती है। ऐसी मेटल्स होते हैं, तो जिंक, तांबा, लोहा, जो पुराना ऐसा मटेरियल है जो अब काम नहीं आ रहा, तो हम उसको भी बेचते हैं। तो मेटल्स का भी रिसाइकल हो जाता है। तो चीजों के रिसाइकल हो सकते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है। तो ये उसका एक सोल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट का। और दूसरा मैनेजमेंट का तरीका है फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें जला दिया जाता है, बर्निंग, इंसिनरेशन कर दिया जाता है। इसको इंसिनरेशन कहते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे फर्नेस में डालकर चीजों को ऐश में कन्वर्ट कर देना। हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, भट्टी में डाल के जला देते हैं। तो ऐसा वेस्ट जो कि थोड़ा जो कि इस कंडीशन में है कि अब उसको ना यूज किया जा सकता, ना कुछ किया जा सकता, तो उसको जलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। और कुछ ऐसे लिविंग वेस्ट होते हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स से आए हुए कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम किसी और तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, तो उनको हम इंसिनरेटर नाम की फर्नेस में डालकर जलाकर कन्वर्ट कर देते हैं ऐश में, तो वो अब हार्मलेस हो जाती है। इस तरीके से भी वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। और बहुत सारा हाउस होल्ड वेस्ट और ह्यूमन कम्युनिटी का वेस्ट लैंडफिल्स में भरा जाता है। शहर के बहुत दूर बाहर कहीं पर बहुत बड़े बड़े से डिप्रेशंस होते हैं धरती में, गड्ढे से, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पर क्या लैंडफिल बनाई जाती है। तो ट्रक से जो भी स्वच्छ भारत अभियान का आपने देखा होगा, ट्रक्स बहुत सारे कचरा लेके जाते हैं, जो भी कूड़ा कब होता है उसमें सब लोग डालते हैं, कम्युनिटी वेस्ट जो होता है, फिर वो उस गाड़ी से दूर ले जाया जाता है लैंडफिल के जगह पर, और फिर वहां वो उससे लैंडफिल भरी जाती है। तो डंपिंग ऑफ द वेस्ट इन द लैंडफिल इज ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज। तो उस तरीके से भी लैंडफिल से भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सब तरीके हैं वेस्ट मैनेज करने के। और बायोडिग्रेडेबल का तो मैनेजमेंट सबसे इजी है, उसे तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा कंपोस्ट पिट डाल बनाकर उसमें लेयर बाय लेयर वेस्ट डालें, थोड़ा सा मिट्टी डालें, फिर वेस्ट डालें, थोड़े से अर्थवॉर्म्स वगैरह डाल दें, तो ये क्या करेंगे, उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उस खाद को हम अपने प्लांट्स में, गार्डन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए आए होंगे, एंड आप इसको पढ़ो दोबारा से, अपना इस चैप्टर को रिवाइज करो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास हियर।